हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, ये लुसेंट का बुक है। इसका है सामान्य विज्ञान का, यानी कि जनरल साइंस का ये बुक है। ओके, हम इसका अभी फिजिक्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना। फिजिक्स का मापन हो गया है, मापन हम लोग पढ़ लिया है। इसका वीडियो, इसका प्ले लिस्ट बना के वीडियो जा चुका है, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग का होगा क्या, मोशन होगा, यानी कि आज गति चैप्टर होगा। ठीक है, इसे आप लोग देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे आइएगा। देखिए ना, गति, गति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोशन बोला जाता है। देखिए, गति जो होता है विराम, विराम का विराम और गति, यानी कि रेस्ट एंड मोशन। ये होता क्या है, इसको हम लोग चलिए समझते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था में कही जाती है। जैसे चलती ट्रेन जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है और बदलती रहती है। देखिए, ये कहने का जो तात्पर्य है कि देखिए, कोई भी वस्तु है, ठीक है ना, वो अपने जो समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन कर रहा है उसे हम गति में कहेंगे। जैसे कि आप चल रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कि आप है और आप चल रहे हैं, ठीक है, और इधर मान के लिए पेड़ पौधा इस स्थिर अवस्था में आप चल रहे हैं और ये आपका पेड़ पौधा वहीं के वहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि आप गति में है और पेड़ पौधा स्थिर है। कहने का तात्पर्य है, वही बात यहाँ पे बोला कि जो चलती ट्रेन है और बिजली के पोल जो है स्थिर है। ओके, तो बिजली के पोल तो स्थिर है पर ट्रेन के साथ उसका स्थिति परिवर्तन हो रहा है ट्रेन का, तो वो गति में कहा जाएगा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे कि समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विराम अवस्था में कही जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा लगा हुआ है, वो अपने समय का स्थिति परिवर्तन नहीं कर रहा है। जैसे कि आप चल रहे हैं तो अब पेड़ पौधे के सापेक्ष आपका स्थिति परिवर्तन हो रहा है ना, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। पर पेड़ पौधा है या कोई पोल है या अदर कोई भी चीज़ है जो अपना स्थिति परिवर्तन नहीं कर रहा है, वो क्या होगा, वो विराम में कहा जाएगा, विराम की गति होगा, ठीक है ना, जो अपना स्थिति परिवर्तन नहीं कर रहा है। आशा करते हो कि आप इसे समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूरी देखते हैं कि दूरी होता क्या है। ओके, देखिए दूरी क्या होता है, डिस्टेंस वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। अब समझिए इसे कि दूरी होता क्या है। मान चले कि ये आपका है कोई 4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और इधर आइएगा तो ये आपका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर दूरी पूछेगा आपसे कि दूरी है क्या, मान चले कि हम देते बिंदु ए, ये बिंदु बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए से लेकर के बी तक की दूरी पूछेगा कितना होगा, आप इजीली बता दीजिएगा कि सर दूरी होगा 4 ये दूरी और 3 ये दूरी, टोटल मिला के 7, अगर किलोमीटर में है तो 7 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी का जो एक होता है विस्थापन होता है, वो होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आप दूरी समझे होंगे। नहीं समझ, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे विस्थापन है, यहाँ की डिस्प्लेसमेंट है। कहा गया वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अब समझिए यहाँ पे जो हमने बताया आपको कि यहाँ पे मान के चलिए 4 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी है। ओके, किलोमीटर में ये, ठीक है ना, मान के चलिए कि किलोमीटर में। अगर आपसे दूरी पूछे तो आप तो दूरी इजीली बता दिए, दोनों को जोड़ दिए और ये 7 किलोमीटर का दूरी आ गया। पर आपका आपसे अगर ए से लेकर के बी तक के आपका विस्थापन पूछे कि विस्थापन क्या होगा, तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि न्यूनतम दूरी, है ना, प्रारंभ अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो ये न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा ना सीधे, ये आपका न्यूनतम दूरी में आएगा, ठीक है ना। अब आप एक मैथ में पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, तो उसमें देखिएगा एक होता है लंब, होता है एक आधार, होता है एक कर्ण, होता है ना जी। तो ये कर्ण जो आपका जो निकलेगा ना, यही आपका विस्थापन होगा ये यहाँ की इस स्थिति के अनुसार। ओके, तो इसका कर्ण हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, माने कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ऐसे ना कर्ण निकलता है जी। यहाँ पे देखिएगा, इसको जब निकालिएगा थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए, तो मेरा मान लीजिए कि कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण को हम के मान लिए, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा
लंब क्या था हमारा, मान के चलिए कि 4 का स्क्वायर, और आधार था हमारा 3 का स्क्वायर, कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमको कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर का 9 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अगर हम एक स्क्वायर में है, कर्ण स्क्वायर है ना जी, तो फिर हमको अगर कर्ण निकालना है, देखिएगा यहाँ पे ये तो स्क्वायर में है, अभी 25 है, ठीक है ना। अब स्क्वायर इधर से हटेगा तो बराबर को उधर जाएगा, क्या रूट बन जाएगा ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर के निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 आ जाएगा के। वहाँ पे जो जो हमने बताया आपको, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, जो मैंने कर्ण निकाला कितना निकाला 5 निकाला, ये ए से लेकर बी है ना, ये आपका 5 किलोमीटर। तो यही जो आपका 5 किलोमीटर निकला ना, यही आपका विस्थापन होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग ट्रिपलेट होता है आपका एक मैथ में, जो 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़े हैं ना जी, वही ट्रिपलेट से भी आप इसे निकाल सकते थे इजली। तो यही आपसे विस्थापन पूछे, इसका जो ये आपका दूरी दिया गया है, इसका विस्थापन यहाँ पे 5 किलोमीटर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। अब देखिए यहाँ बोला कि धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, क्या चीज़, विस्थापन। थोड़ा एक बात समझिएगा, मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, चलिए ठीक है ना, देखिए मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, और कोई यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक चक्कर लगाएगा, फिर यहीं पे आ जाता है, क्या हो जाएगा, ये तो विस्थापन उसका शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूरी तो कुछ ना कुछ होगा, दूरी जो होगा इसका, दूरी क्या हो जाएगा, पूरा परिधि तो इसका दूरी हो जाएगा, है ना। पर विस्थापन पूछेगा, विस्थापन क्या होगा इसका वृत्त का, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर यहीं से दौड़ करके, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहीं से हम दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए और दौड़ करके पूरा चक्कर राउंड मार करके फिर यहीं पे आ गए हैं, तो विस्थापन पूछे कि सर विस्थापन कितना हुआ, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा लड्डू, ठीक है ना। तो ऐसा करते होगा, आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं अब चाल को कि स्पीड होता क्या है ना। देखिएगा यहाँ पे चाल यानी कि स्पीड, देखिएगा कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसको चाल कहते हैं। ओके, चाल एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब इकाई समय में जितनी दूरी चलती है ना, 1 मिनट में जितनी दूरी तय करेगी ना, उसको क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, यानी कि स्पीड बोलते हैं। और ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है। देखिएगा वेलोसिटी क्या होता है, कोई वस्तु इकाई समय में यानी कि 1 मिनट में या 1 सेकेंड में, ओके, में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, यानी जितनी विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। ओके, अब देखिएगा इकाई समय माने कि 1 सेकेंड में, है ना, इसका मात्रक भी है मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में, ओके, जितनी दूरी जो एक निश्चित दिशा में, मान के चलिए कि हम इधर जा रहे हैं, पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं, तो पूरब दिशा की ओर एक निश्चित दूरी, है ना, दिशा में जा रहे हैं हम, तो उसे हम क्या करेंगे, 1 मिनट में अगर तय कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेग बोलेंगे, ठीक है ना। तो वेग आप इसे यहाँ भी समझ सकते हैं। कोई वस्तु है, माना चलिए कोई वस्तु यानी कि आप है, ठीक है, इकाई समय में यानी कि 1 सेकेंड में या 1 मिनट, मानिए इकाई मतलब क्या होता है, एक होगा, है ना, मैं किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, यानी जितनी विस्थापित होती है, उसे उसका वेग कहते हैं। ओके, यह जो होता है ना वेग होता है एक सदिश राशि होता है, क्योंकि इसका जो है ना, सदिश राशि में क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो दिशा है ना, एक दिशा में जा रहा है, एक निश्चित दिशा में जा रहा है, इसका दिशा मालूम है कि हमको इधर जाना है तो इधर ही जाना है, अगर इधर जाना है तो इधर ही जाना है, कि निश्चित इसका दिशा निश्चित है, ठीक है ना। जो अदिश राशि होता है उसमें परिणाम तो होता है पर उसमें दिशा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसे अदिश, जिसमें दिशा न हो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है अब देखिए औसत चाल है, यानी कि एवरेज स्पीड क्या बोला गया है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा बात को समझिएगा, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा। देखिए औसत चाल निकालने के लिए आप इसे मैथ में ही पढ़े होंगे, क्या होता है औसत चाल निकालना, उसमें भी आता है ना। उसका जो हम लोग निकालते हैं मैथ में, क्या निकालते हैं, 2xy और प्लस में x प्लस में y, ये निकालते हैं जी। तो मैथ में जो औसत चाल निकालते हैं, मान लीजिए किसी का स्पीड 40 किलोमीटर है, पहले 60 किलोमीटर है, फिर जो कुछ देर के बाद उसका स्पीड हो गया 40 किलोमीटर, बताइए कि दोनों औसत चाल क्या होगा। ऐसे क्या होता है ना मैथ में प्रश्न, तो वही टाइप का यहाँ भी है। देखिएगा
एक चाल है, मान चलिए कि V1, ये जो पहला का चाल जो हो जाएगा मान चलिए कि उसका हो जाएगा क्वेश्चन में 10 किलोमीटर हो जाएगा। जो V2 जो V1 है, V2 में चलिए उसका है 20 किलोमीटर है, तो पूछा कि दोनों का औसत चाल क्या होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। कौन सा फॉर्मूला है देखिएगा, कि 2V1 इंटू V2 इंटू हो जाएगा गुना में, है ना, और नीचे में हो जाएगा V1 प्लस में V2। तो हम क्या निकाले, 2 गुना में पहला था 10 फिर था 20, और दोनों को जोड़िएगा था क्या 20 प्लस 30 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा तो क्या कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 बटा में 3, 40/3 किलोमीटर इसका औसत स्पीड आ जाएगा। तो 40/3 का भाग दे के भी निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे में आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप इसे समझे होंगे औसत स्पीड को। चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे बी नंबर में जो बोला गया, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, यदि यात्रा के पहले आधे घंटे में कार की चाल V1 तथा यात्रा के दूसरे आधे समय में कार की चाल V2 हो, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या होगा। अब देखिए ये जो भिन्न भिन्न चाल से अगर चल रहा है कोई, ठीक है ना, कोई मान चले कि चाल है किसी का, चाल की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो किसी का चाल जो हो जाएगा मान चले कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और किसी का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका अगर औसत निकलना हो तो इसका कैसे निकलेगा, तो V1 प्लस में V2 प्लस बटा में 2 हो जाएगा, औसत स्पीड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आप लोग समझे होंगे। अब इसको आप देखते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण, त्वरण कहा गया है कि इस वस्तु के वेग में परिवर्तन, ओके, वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। जैसे कि आप मान चलिए मोटरसाइकिल आप चलाते हैं ना जी, चलाते होंगे, और 18 प्लस में है तो मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो उसका एक्सीलेटर जो होता है तो क्या करता है, वही जो होता है ना आपका त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे कि एक्सीलेटर है, जितना आप इसको ऐंठिएगा उतना आपको ये त्वरित कट जाएगा, है ना, तो वही होता है त्वरण होता है। जितना आप उसको ऐंठिएगा उतना आपको वेग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। देखते भी होंगे आप लोग, ये तो सभी को पता भी होगा, तो उसे त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। माने कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण को प्रायः हम ए से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक जो होता है ना, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी कि इंग्लिश में देखिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समांतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु का वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। यदि वेग समय के साथ घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, तब इसे मंदन कहते हैं। अब बात समझिएगा, यहाँ पे मंदन और क्या होता है। देखिए अब मैं तो एग्जाम्पल लेता हूँ मोटरसाइकिल का ही। देखिए मोटरसाइकिल को आप जितना नीचे का हटते जाइएगा तब क्या होगा, धनात्मक त्वरण होगा, है ना। आप उतना आपको वो वेग बढ़ता जाएगा, है ना। अब मंदन क्या होता है, उसको आप जब ब्रेक लगाइएगा, है ना, जब मोटरसाइकिल का ब्रेक लगेगा आपका जो है वेग धीरे धीरे घटते जाएगा। वही जब घट रहा है ना, वो ऋणात्मक में आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। यही बात है, बस आशा करते हो कि आप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। देखिए एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो की समीकरण है, ठीक है ना। तो यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा त्वरण a है, और वस्तु द्वारा s दूरी चलकर 30 सेकंड पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाए, तो ये आपका जो फॉर्मूला है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो 4 फार्मूला है ये जो है ना आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। 4 नहीं, इसको आप अभी नेगलेक्ट करिए। जो ये हो गया A B और D, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप दे रहा है, खास करके रेलवे हो गया, ठीक है ना, इस टाइप में जो है ना न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस फॉर्मूला के बेस्ट पे। तो इसे थोड़ा आप लोग समझिए यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला है क्या, देखिएगा कि V बराबर U प्लस AT, है ना। V बराबर U प्लस AT। मान चले कि आप बना रहे हैं क्या चीज़ें, अभी मैंने क्या बोला, मान लीजिए कि आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, ठीक है। आपका मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग आपका दे दिया है, ठीक है। u होता है, देखिए यहाँ पे मैं समझाऊंगा, u जो होता है इसमें प्रारंभिक वेग होता है, v होता है अंतिम वेग होता है, t तो आपका पता है कि समय होता है, a जो होता है आपका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन होता है, ओके। यही इसका फॉर्मूला है। प्रारंभिक वेग अगर आप बना रहे हैं न्यूमेरिकल, तो उसमें दे दिया मान लो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड, ठीक है ना। और अंतिम वेग दे दिया आपको, मान के चले कि नहीं दिया आपको, अंतिम वेग बोला निकालने के लिए, और यहाँ पे
टी है 10 सेकेंड है और एक्सेलरेशन दे दिया मान चलो कि कुछ दे दिया, ठीक है ना, मान चलो कि 2 मीटर पर सेकेंड कर देते, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए अभी दे दिया, ये निकालना है। जब देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, एक बात ध्यान ध्यान रखिएगा, उसमें अगर ये 4 जो इसमें है ना 4 गो है, भी है, यू है, ए है, टी है, इसमें अगर 3 आपका गिवन रहेगा, कम से कम 3 गिवन रहेगा, आपका चौथा निकालने का रहेगा। न्यूमेरिकल बनाना बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल का एक मैं क्लास लूँगा, आप लोग का अच्छा अगर सपोर्ट रहा, रिस्पॉन्स रहा, तो न्यूमेरिकल जो इस फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जितना है इस बेस्ट पे मैं न्यूमेरिकल लूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और अपना देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यही है क्या है, बी बराबर यू प्लस ए टी, प्रथम फॉर्मूला, इसको याद करिएगा। दूसरा जो होता है आपका देखिए, ये भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, और तीसरा जो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब आप चाहे तो इसे भी याद कर सकते हैं, एस एन वन नंबर है ना, एस एन बराबर में यू प्लस हाफ ए और 2n-1, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका होता क्या है, इसमें थोड़ा देखिएगा। देखिए एस जो होता है ना आपका विस्थापन, यानी कि विस्थापन होता है क्या, तो दूरी ही होता है। अगर दूरी निकालना पूछे ना तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ओके। बाकी ये फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिएगा ये जो ग्राफ है ना आपका विस्थापन समय ग्राफ है, ठीक है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये देखिए ये जो है आपका क्या है, विस्थापन बता रहा है, ठीक है ना, विस्थापन कितना विस्थापित हुआ, ये जो आपका समय बता रहा है, ठीक है ना, समय। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं इसको मैं देखता हूँ, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ओके। देखिए अगर एक समान वेग से कोई गति कर रहा है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा, एक सीधी रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। मान चले कि ये विस्थापन है, ये समय, तो क्या ये सीधी रेखा हो जाएगा इसका वेग समय ग्राफ में। पर यहाँ पे वैसा नहीं बोला गया, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जिसकी प्रवणता यानी कि सुलभ उस वस्तु की चाल बतलाती है, प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होती है। देखिएगा यहाँ पे तो मैं इसको ऊपर कर दूँ, दिए गए चित्र में देखिएगा कोण ए ओ एक्स, जैसे कि ये जो आपका कोण है, देखिए ए है यहाँ पे ना जी, यहाँ पे ए है, ओ है, एक्स है, तो ए ओ एक्स, इसको मैं इधर कर लो, ए ओ एक्स है ना, ए ओ एक्स ये हो जाएगा, बड़ा होगा बी ओ एक्स से, ये जो होगा बी ओ एक्स, इससे ए ओ एक्स कोण जो है ना बी ओ एक्स कोण से बड़ा होगा, अर्थात वस्तु ए की प्रवणता वस्तु की बी की प्रवणता से अधिक है, इसलिए दिए गए ग्राफ में वस्तु ए की चाल वस्तु बी की चाल से अधिक होगी, ओके। अब देखिएगा ये जो आपका, थोड़ा मैं इसको मिटा दूँ, चाहे दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे अब ये जो यहाँ पे बोला गया ना, वस्तु ए की प्रवणता वस्तु बी की प्रवणता से अधिक है, इसलिए वस्तु ए की चाल वस्तु बी की चाल से अधिक होगी। ये जो आपका ए है यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको मिटा दूँ, है ना। देखिएगा यहाँ पे ये जो आपका ए है और ये बी है, ठीक है। और मान लो कि हम यहाँ पे ये सी बना दिए, अपना से मैंने बना दिया, सी बना दिया। अब इसमें से बताइए कि ये किसका जो है चाल सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे तो साफ साफ लिखा गया ना, यहाँ पे जो जितना समय के साथ विस्थापित होगा उसका चाल ज़्यादा होगा, यानी कि ए के चाल ज़्यादा होगा, उसके बाद बी के चाल, फिर सी के चाल होगा, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा ये जो आपका है वेग समय ग्राफ, ठीक है ना, ये जो आपका दिखा रहा है वेग दिखा रहा है और ये आपका समय दिखा रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा 2 प्रकार का गति होता है। देखिए वेग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार होता है। पहला जो होता है एक समान वेग होता है, और दूसरा जो है एक समान त्वरित गति होता है, ओके। अब एक समान वेग समझते हैं क्या होता है, उसके बाद हम एक समान त्वरित गति समझेंगे कि क्या होता है, ओके। देखिएगा यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अगर यहाँ बोला गया है एक समान गति कर रहा है तो उसका वेग नियत रहेगा, ठीक है ना। वेग नियत है मतलब ये सीधी रेखा होगा जो समय अक्ष के समांतर होगा, जैसे चित्र में एस टी दर्शाया गया है ना जी। अब यहाँ पे देखिएगा इस बात को समझिए पहले, एक समान त्वरित गति क्या होता है।
यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो तो वेग समय ग्राफ भी सरल रेखा होगा। ओके, जो समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है। चित्र में सरल रेखा ओ ए एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक समान त्वरित गति का ये उदाहरण हो गया। और जो मैंने पहले बताया था ये वाली एक समान गति का है ये, ठीक है ना, एक समान गति का ये आपका क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएगा, सॉरी। चलिए, ये आशा करता हूँ किसी आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पे समझिए कि वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखिए जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त है, यहाँ पे समझिए ये वृत्त है, वृत्ताकार, इस पे आप गति कर रहे हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे। जैसे कि आप जाते हैं फील्ड में दौड़ने के लिए, कहते हैं ना, गोल गोल चक्कर लगाते हैं ना जी, तो उसे क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। वृत्त में आप घूम रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, वृत्तीय गति कहते हैं यदि वो एक समान चाल से गति करती हैं तो उसी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। ओके, कहते हैं एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है। जैसे कि मान चले कि ये वृत्त है, इसका इधर दिशा कुछ और होगा, 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 ठीक है ना। वृत्त में हर बिंदु पे उसके वेग की दिशा बदल जाती है। ओके, चलिए आशा करता हूँ कि आप इसे समझे होंगे। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कोणीय वेग। कोणीय वेग समझते क्या होता है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी। देखिए वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितनी कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस जो ये फिगर है, ठीक है, इस फिगर में देखिएगा ये जो ओ और पी, ये जो आपका है, ठीक है ना, ये थीटा कोण से घूम गया, ठीक है ना, एन सेकेंड में थीटा कोण से घूम गया। ये जो क्या होता है, ये आपका कोणीय वेग होता है, ठीक है ना, जो बात यहाँ पे बोला गया कोणीय वेग में, है ना। देखिए चित्र ओ पी टी सेकेंड में थीटा रेडियन कोण से घूम जाती है तो कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा बराबर जो हो जाता है आपका क्यू बाई टी हो जाता है। ये जो आपका रेडियन सेकेंड में आता है, ठीक है ना, तो वो आपका यहाँ से फॉर्मूला भी आपका निकला कि ओमेगा बराबर क्यू बाई टी। ओके, इस फॉर्मूला से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा यदि कण एक सेकेंड में n चक्कर लगाता है, ओके, एक सेकेंड में n चक्कर, मान लीजिए कि एक सेकेंड में 10 चक्कर लगाता है तो ओमेगा का जो फॉर्मूला आता है ओमेगा बराबर 2πn। ओके, क्योंकि एक चक्कर में रेखा ओ पी यानी कि 2π रेडियन से घूम जाती है। ओके, यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा, वृत्त की परिधि गुना n होगा। यानी वृत्त की परिधि क्या होता है, ये आपका वृत्त की परिधि। ओके, और n सेकेंड में घूम रहा है, ठीक है ना, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, 2πrn हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा वही बात को यहाँ पे बोला गया, अतः कण का रेखीय वेग क्या होगा, v बराबर 2πrn। तो v को v बराबर 2πr इंटू, देखिए 2πn इंटू आर, और यहाँ पे v बराबर क्या है 2πn को हम क्या बोले थे, ओमेगा बोले थे, है ना। ओमेगा बराबर हम लिखे ना तो 2πn, है ना। अब ओमेगा बराबर इसे लिखिए या इसे बराबर ओमेगा को लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे v बराबर ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर ये जो है ना ये लिखा गया है। चलिए, तो ये बात आप समझिए कि रेखीय वेग बराबर होता है क्या होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है। क्या होता है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। ओके, अब देखिएगा अब यहाँ पे थोड़ा कि प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है आपका, जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ प्रबल होता है। ओके, पिंड की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। मान लीजिए कोई आप एक मान लीजिए कि ढेला लेकर के गिट्टी लेकर के आप इसको ऊंचाई पर करके फेंकें और ये महत्तम ऊंचाई तक जाकर, जैसे कि ऐसे जाकर के फिर ऐसे गिरा, ठीक है, ऐसे गिरता होगा ना, ऐसा थोड़ा कि आप ऐसे फेंके उड़ के ऊपर चले गए, ऐसा तो नहीं होता है, जाकर कहीं ना कहीं तो गिरेगा।
मतलब ऐसे करके गिरा, ठीक है। वही जो ये आपका होता है ना, ये आपका जो यहाँ पे बोला गया, जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलय होता है। यही जो होता है ना, ये परवलय होता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। यही बना ना आपका परवलय बना है। ओके, देखिएगा यहाँ पे आप उड्डयन काल क्या होता है, द टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। यानी कि टी बराबर जो होता है क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। अगर ये जो होता है ना, रेलवे में खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है ना आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के, जो हो गया एलपी होगा, ग्रुप डी होगा, टेक्नीशियन होगा, खास करके इस समय आपका एग्जाम पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप एक जो फॉर्मूला है इसे आप ध्यान रखिएगा, टी बराबर 2u sin थीटा बाई जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए जहाँ u होता है प्रारंभिक वेग जिस पर किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। ओके, अब प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई क्या होता है, ये होता है आपका महत्तम ऊंचाई होता है, जो हाईएस्ट डिस्टेंस होता है ना परवलय का, ये जो आपका हाईएस्ट डिस्टेंस है ये आपका हाइट हो जाएगा। तो हाइट निकाल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। ओके, इसे भी आप लोग नोट करिएगा अपने, देखिए जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो साइंस का खास करके पढ़ रहे हैं वहाँ पे कॉपी कलम होना चाहिए कि कुछ भी इंपॉर्टेंट हो उससे नोट करते चलिएगा। ओके, अब यहाँ पे आइएगा, एक और आपका फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, परास यानी कि रेंज। देखिएगा, पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, देखिए क्षैतिज दूरी माना चले कि ये है, यहाँ तो कोई पिंड फेंका, ठीक है ना, अब ये जा करके मान लीजिए यहाँ से गिर जाता है तो यही इसका रेंज हो जाता है, इतना रेंज हो जाता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे ये यहाँ तक जा करके है तो इसका रेंज ये आपका पूरा रेंज है, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग समझे होंगे। रेंज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि थीटा हम 45 डिग्री ले रहे हैं, आर मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी हो जाएगा। ओके, ये आप समझे होंगे। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास का मान क्या होगा, समान होगा। अर्थात इन दोनों मानों के लिए आर यानी कि रेंज का जो होगा ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। ओके, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग जो पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ओके, देखिए गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति नियम कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम निम्न है। ओके, देखिएगा फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखिए प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति के किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखिएगा थोड़ा बात यहाँ पे समझिएगा। अगर कोई यहाँ पे एक मान चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे रखा हुआ है तो ये ऐसे ही रहना चाहेगा, ये नहीं चाहेगा कोई हमें उठा करके या धकेल करके यहाँ पे ला करके रख दे। ओके, जैसे है प्रथम अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है, ठीक है, ये नहीं चाहता कि अब इसको हम फोर्स लगाएं कि मान चलिए कि इधर से हम फोर्स लगाएं। ओके, इधर से फोर्स लगाएं, इसको ये कुछ मूव करके गति करके यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया तो ये अवस्था चेंज हो गया इसका। ओके, ये प्रथम नियम को कहने का तात्पर्य ही ये है कि जो अवस्था में जो चीज़ है वही अवस्था में वो रहना चाहता है, उसको परिवर्तन का कोई उसको मान नहीं है, ठीक है ना, कहने का मतलब यही है। तो ये बात आप लोग समझे होंगे। ओके, आगे बढ़िएगा, देखिए क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे वस्तुओं को प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। उससे भी हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहते हैं। ओके, कहते हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद कर लीजिएगा। कोई पूछे कि न्यूटन का नियम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, तो क्या कहिएगा,
देखिएगा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अभी हम लोग समझे कि कोई अगर मान चले कि ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक इस पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगा दे, कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा दे, तब तक ये अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे क्या बोला गया है कि बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। ठीक है ना, जब आप इस ऑब्जेक्ट पे बल लगाएं तभी तो ये कुछ ये परिवर्तित हुआ, यहाँ पे आया है ना। तो बल नहीं लगाते तो क्या ये परिवर्तित होता है? यहीं के यहीं पे रहता है। बल लगाए तभी तो जाकर कुछ यहाँ पे परिवर्तित होकर यहाँ पे आया। समझ गए ना। तो प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, ये बल का परिभाषा भी देता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल है, इसे भी हम लोग देखते हैं। उदाहरण देखिएगा। उदाहरण में क्या कहा गया है कि जैसे कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। मान चलिए कि कोई बस है, ठीक है ना, बस है, कोई यात्री यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये रुका हुआ है, अचानक जो है ना बस चल दिया। अचानक जो बस तो है विराम अवस्था में है, एकाएक चल दिया, यात्री भी अपना विराम में बैठा हुआ है, ठीक है। अब चल दिया तो क्या होगा, एकाएक चलेगा तो उसका तो जड़त्व में है, ठीक है ना। तो यात्री एकाएक जब गति मिलेगा तो वो पीछे की तरफ गिरेगा, कुछ पीछे की तरफ झुक जाएगा, है ना। अब आगे देखिएगा, दूसरा नंबर जो कहा गया है कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर, कोई गाड़ी चल रहा है, अचानक रुक गया, ब्रेक लग गया अचानक, उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। आप लोग भी देखे होंगे, मान चले कि आप बस में बैठे होते हैं और गति में है, एकाएक अगर इंस्टेंट ब्रेक लगता है तो क्या होता है, आप लोग आगे की तरफ झुकते होंगे। ऐसा महसूस किए होंगे, नहीं किए हैं तो कभी बैठ कर महसूस कर लीजिएगा, है ना। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहा गया है कि गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वो कांच टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ओके, ये भी आपका फर्स्ट लॉ का उदाहरण है। चौथा में देखिएगा, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारना पड़ता है। ओके, पांचवा क्या कहा गया है, कमल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे जो कहा गया है 6 नंबर में कि यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड और उस पर, चलो रुकिएगा, ठीक है, कार्डबोर्ड उस पर एक सिक्का रखे तथा पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दे तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है जबकि सिक्का गिलास में गिर जाता है। क्यों गिरता है? मान चलिए कि एक गिलास है, ओके, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड हम रख दिए, ठीक है, यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है, ओके, ये गिलास पानी से भरा हुआ है, मान चलिए कि पानी से भरा हुआ है। देखिए ये जो है ना, ये सिक्का है, ये कार्डबोर्ड पे है, ये तो अभी क्या है, अभी विराम में है, ठीक, विराम में है, मतलब कि ये अपना जड़त्व में है, ठीक है ना। प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व में है, इसको डायरेक्ट हम इस कार्डबोर्ड को यहाँ से हम मान चले कि हम उंगली से इसको एकाएक झटका दे करके हम इसको गिराएं तो क्या होगा, ये तो जड़त्व में है, ये अपना अवस्था परिवर्तन करना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना। ये जैसे ही कार्ड को हम आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये सिक्का गिलास में गिरेगा, कार्डबोर्ड आगे चल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। 7 नंबर एग्जाम्पल क्या करा है कि पेड़ों की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ओके, चौथा में बोला गया एक लॉन रोलर को गति में लाने में या एक गतिशील लॉन रोलर को विराम में लाने में अधिक बल की जरूरत पड़ती है, जबकि एक गतिशील लॉन रोलर को गति में बनाए रखने में अपेक्षाकृत कम बल की जरूरत पड़ती है। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका जो होगा द्वितीय नियम, देखिएगा क्या कर रहा है द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, कहा गया है वस्तु के संवेग यानी कि मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इस नियम को एक अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। क्या? देखिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से
उसमें बल की दिशा ए में त्वरण उत्पन्न होता है। तो द्वितीय नियम के अनुसार देखिएगा यहाँ पे, द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर एम ए होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। जब आपका फोर्स निकालना पड़ेगा, एम हो जाएगा मास, ए हो जाएगा एक्सेलरेशन, इसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो F बराबर क्या होता है, एम होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। पूछेगा कि बल क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, आइए यहाँ पे अगर मान चले कि यदि F बराबर 0 हो तो त्वरण ए बराबर 0 होगा, क्योंकि m शून्य नहीं हो सकता, मास है वो शून्य नहीं हो सकता। ओके, अर्थात यदि वस्तु का बाहरी बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यदि त्वरण का मान शून्य है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है। इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति अथवा विराम अवस्था को बनाए रखती है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। ओके, बल का अब सिंपल से याद रखिए, बल गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, बल का व्यंजन प्राप्त होता है, यानी कि मेजर ऑफ फोर्स। ओके, देखिएगा कुछ इसका मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। F बराबर एम ए से, और मान लीजिए कि m जो है मास 1 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फोर्स आपका 1 न्यूटन है। अतः 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। बल का एक और मात्रक किलोग्राम भार है। इस बल को गुरुत्वीय मात्रक करते हैं। 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होता है, गुरुत्वीय बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होगा। ओके, कहने का मतलब है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार यानी कि वेट कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। इस प्रकार W बराबर m इंटू जी होगा। ओके, यानी कि वेट बराबर मास इंटू आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। अब देखिएगा m अगर मास 1 किलोग्राम है तब आपका वेट क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम भार होगा। देखिए जी का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। यहाँ पे जो आप आइएगा देखिएगा, अगर 1 किलोग्राम भार है तो आपका 1 किलोग्राम गुने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ओके, ये इतना आपका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ओके, देखिएगा इस समीकरण में भार यानी कि W एक बल है, इसका मात्रक न्यूटन है। ओके, द्रव्यमान m का मात्रक किलोग्राम है। अतः उपयुक्त समीकरण के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण को न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक से भी व्यक्त किया जा सकता है। ओके, इसे आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़िए, ये जो आपका संवेग यानी कि मोमेंटम है, इसे हम लोग P से भी डिनोट करते हैं। संवेग को याद रखिए कि P से भी डिनोट करते हैं। ओके, P से डिनोट करते हैं। देखिए कहा गया है किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे संवेग है ना, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि P बराबर m इंटू वी। यही सब फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, इस पर मैं घेरा लगा रहा हूँ, इसे आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है ना। अब संवेग बराबर पूछा कि संवेग बराबर होता क्या, संवेग होता क्या है, आप लोग बताइएगा क्या, द्रव्यमान गुणे वेग। ओके, ये आपका संवेग होता है। चलिए, संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। ओके, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, आवेग यानी कि इम्पल्स। इम्पल्स होता क्या है, इसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। ओके, कम देखिए आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। यहाँ पे बोला गया है क्या, देखिए यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे, बल और समय अंतराल के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। देखिए कोई बल लगा है, ठीक है ना, कोई बल लगा है बहुत कम समय तक, 0.5 सेकेंड तक मान लीजिए कि बल कार्य रहा। ठीक है, बल कार्य कर रहा है, वही समय अंतराल जितना 0.5 समय अंतराल है ना, और जितना बल लगा तो जितना कितना मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल लगा, इसी का गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। ओके, आशा करता हूँ सब लोग समझ रहे होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ उदाहरण है, देखिएगा यहाँ पे उदाहरण क्या है आवेग का। देखिएगा कि समान वेग से आते हुए क्रिकेट गेंद तो आप लोग देखे भी होंगे, या टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। ओके, टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। दूसरा में क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के गेंद के बेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। ओके, जैसे कि आप कैच पकड़ रहे हैं, कभी क्रिकेट खेले हैं, अब मान लीजिए कि कैच कर रहे हैं, बॉल ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे ही आप लेकर के हाथ लेकर खड़ा रहिएगा तो ये कैच जो है ना, बॉल यहाँ से गिरेगा, टप्पा खा कर इधर चल जाएगा, ठीक है ना, कैच होगा नहीं। पर हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे गेंद आया, थोड़ा अपने हाथ को थोड़ा आप नीचे झुकाइएगा, ठीक है, झुकाइएगा, तब यहाँ पे गेंद में आकर के वो को भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी ऐसा देखे होंगे खेल के, अगर आप क्रिकेट खेले होंगे तो, है ना, वही बात यहाँ पे बोला गया है। तीसरा में देखिएगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूँ। तीसरा देखिएगा कि गद्दे या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। ये तो बात सही है। जब आप जाते हैं, जैसे बिहार पुलिस का दौड़ हो रहा है, ठीक है, दौड़ हो रहा है, हाई जंप होता है, आप लोग हाई जंप किए होंगे, यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है, हाई जंप करते हैं। मान के चले कि वहाँ पे हाई जंप जहाँ पे होता है वहाँ पे गद्दा आपका नहीं रखा हो, एक तरफ मान चलिए गद्दा रखा हो, एक तरफ बिना गद्दा का, किस पे कूदना आसान होगा, गद्दे वाले पे या बिना गद्दे वाले पे, जिस पे खाली मतलब कि बंजर ज़मीन है, तो कहाँ पे कूदना आसान होगा। तो आप लोग कहिए सर ये क्या मजाक है, गद्दे पे कूदना ज़्यादा आसान होगा, इस पर करेंगे तो चोट लगेगा, कुछ टूट फूट भी जाएगा, है। तो यही बातों का है कि गद्दे पे कूदना आसान है, न कि बंजर ज़मीन पे, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका चौथा नंबर जो एग्जाम्पल का है, गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाए ताकि झटका कम लगे, ठीक है। पाँचवा में बोला गया कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे की पट्टी तोड़ना। छठा बोला गया कि ऊंची कूद, हाई जंप, लंबी कूद, लॉन्ग जंप के लिए मैदान को मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट कम लगे। ओके, अब आइए 7 नंबर इसका एग्जाम्पल देखिए, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े की उपयोग किया जाता है। क्यों? देखिए गहराई हमको ज़्यादा करना है, मान चलिए कि इस कील का जो गहराई है हमको ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर हम ले लिए मान लीजिए एकदम छोटा सा हथौड़ा, हथौड़ा नहीं, हाँ हथौड़े मान लीजिए एकदम छोटा सा हथौड़ा ले लिए, ठीक है ना, कील को गाड़ना है, बड़ा कील है, गाड़ना है, तो इसको गाड़ रहे हैं पर ये जा ही नहीं रहा है। ये छोटा हथौड़ा से कितना जाएगा, क्योंकि उतना इसमें वजन है नहीं हथौड़े में। वही ले लिया हम, मान लीजिए कि हम 5 किलो का हथौड़ा ले लिए, ठीक है, और इसको कील को थोड़ी रोकिएगा तो एक बार में ये चल जाएगा। तो वही इसमें बोला गया है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है। देखिए थर्ड लॉ, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतनी ही बल अपनी पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया या दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। मान के चलिए, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़िए, यहाँ पे देखिए बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। ये तो आप लोग करके नहीं देख सकते हैं, बाकी आगे देखिए क्या है, ये जरूर आप करके देख सकते हैं। नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। देखिए जब आप, ये समुंदर है, माना कि समुंदर है, ये नाव है, ठीक है, ये सॉरी नाव बना रहे हैं थोड़ा, मान लीजिए कि ये नाव है ना, ये आपका नाव है। जब आप इसको किनारे कर रहे हैं, ठीक है ना, किनारे करके जब आप कूदिएगा ना तो नाव थोड़ा पीछे हट जाएगा, ठीक है। किसके लिए, जब आप कूदने के लिए कुछ फोर्स लगाए तो ये भी पीछे की तरफ हट करके अपना कुछ प्रतिक्रिया दिया, है ना। यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर जो कहा गया है, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाते हैं। नाव चलाता है जो, देखिएगा जो नाव चलाता है ना जी, देखिएगा कि एक यहाँ पर आता है खड़ा, जो इसका नाव खेवने वाला, एक बांस का डंडा भी ले रहा था बड़ा सा, और उसको ऐसे मार करके पीछे का में
ठेलते रहता है, तब जाके ये नाव आगे की तरफ बढ़ता है ना। तो ये भी जो है ना आपका क्रिया प्रतिक्रिया बल का ही उदाहरण है। ओके, अब देखिएगा कि कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। ठीक है, पंचमा जो बोला गया है, ऊंचाई से कूदने पर चोट कम लग ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है ना। और रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट जो भी उड़ता है ना वो भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया बल ही के कारण होता है। ओके, देखिएगा अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ओके, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहा गया है न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय यानी सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। ओके, अब आगे बढ़िए, क्या कहा गया, इस कथन को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। अतः जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, जिससे उसका संवेग भी बढ़ता जाता है। वस्तु भी पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचता है, जिससे पृथ्वी का भी ऊपर की ओर संवेग दर उसी दर में बढ़ता जाता है। इस प्रकार देखिएगा यहाँ पे, इस प्रकार पृथ्वी प्लस में वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः पृथ्वी में उत्पन्न वेग पक्षणीय होती है। ओके, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट में गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है, देखे होंगे, जैसे कि रियल में नहीं, जैसे कि मोबाइल वाले में देखे वेग की होंगे, तो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करता है। ओके, तो यह था आपका संवेग संरक्षण का नियम। इसका कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए, कहा गया है जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती है तो गेंद अचानक रुक जाती है। यहाँ निकाय दोनों गेंदों का कुल संवेग यानी कि टोटल मोमेंटम टक्कर के पूर्व शून्य है और टक्कर के बाद भी शून्य हो जाता है, अर्थात निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। ओके, देखिएगा आगे जो इसके में कहा गया है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ता है। कौन सा? गोली, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। ओके, गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर धकेलती है। ओके, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से अधिक है। ओके, अधिक है, जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, बंदूक चलाने वाला बंदूक को कंधे से दबा कर रखता है। ओके, ताकि बंदूक एवं शरीर एक हो जाए। इस प्रकार द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को बहुत अधिक धक्का नहीं लगता है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे, यदि दो समान गोलियां भारी तथा हल्की बंदूक से अलग अलग दागी जाए तो हल्की बंदूक अधिक वेग से पीछे की ओर हटेगी, जिससे चोट लगने की संभावना अधिक होगी। देखिए, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, मान लीजिए कि आप कोई बंदूक है, उसका अगर जितना ज़्यादा द्रव्यमान यानी कि वेट होगा, ओके, उतना ही उसका जो है ना संवेग है ना, देखिएगा, तो पीछे जो हटने का जो वेग है उतना वो कम होगा। ठीक है ना, जो होता है ना प्रतिक्रिया जो होगा पीछे हटने की, उतना उसका कम होगा। जितना हल्का होगा वो ज़्यादा होगा। अब हल्का रहेगा तो झट से ये पीछे की तरफ होगा और ज़्यादा चोट लगने की संभावना रहेगा। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका रॉकेट प्रणोदन है। ओके, इससे भी हम लोग देखते हैं। देखिए, कहा है किसी रॉकेट की उड़ान उन शानदार उदाहरणों में से एक है जिसमें न्यूटन के तृतीय नियम या संवेग संरक्षण नियम स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इसमें ईंधन की दहन से पैदा हुई गैसें बाहर निकलती है और इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को धकेलती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि रॉकेट में से गैस निकलती रहती है। ओके, देखिएगा यहाँ पे, रॉकेट के लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली गैस लगभग अस्थायी वेग से गति करती है। यदि दहन के दौरान गैस के निकलने की दर अस्थायी हो तो संवेग परिवर्तन की दर भी अस्थायी होगी। मगर चूंकि निकलने वाली गैस के द्रव्यमान के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम होता जाता है, इसलिए
त्वरण अस्थायी नहीं रहता। रॉकेट का वेग तथा त्वरण दोनों ही वृद्धि होती है। ओके, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बल यानी फोर्स देखते हैं कि फोर्स होता क्या है। देखिएगा, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। अब यहाँ पे दो बात आप लोग याद रखिएगा। क्या आप लोग यहाँ से पूछा है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और सीजीएस मात्रक पूछे तो क्या होता है? डाइन होता है। अब देखिए, 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आइए, देखिएगा बलों के प्रकार है। देखिए, प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल, सॉरी फिर से मैं पढ़ता हूँ। प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं। विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। ये बल कौन कौन सा है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, दुर्बल या क्षीण बल है, या प्रबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। ओके, देखिए कहा गया गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे यदि एक किलोग्राम के दो पिंड को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य जो है ना 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन बल लगेगा। ओके, यह बल बहुत ही कम है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं देगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, परंतु विशाल खगोलीय पिंड के मध्य यह बल इतना अधिक होता है कि इसी कारण वे केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं और संतुलन में बने रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। ओके, जो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहा है। ओके, अब यहाँ पे आइएगा, दूसरा में देखिएगा, कहा गया है विद्युत चुम्बकीय बल। अब देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखिएगा, यह बल 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल तथा दूसरा जो होता है चुंबकीय बल होता है। अब स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। ओके, देखिए कहा गया है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला एक स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। नहीं समझे? चलिए देखिए, Q1 एवं Q2 आवेशों के बीच, सॉरी Q1, देखिएगा यहाँ पे कि कहा गया स्थिर वैद्युत बल 1/4πε Q1 Q2/r² होता है, जहाँ एप्सिलॉन ई जो होता है माध्यम की विद्युतशीलता है। ओके, अब आइए आगे, देखिए यहाँ पे जो कहा गया है दूसरा चुंबकीय बल क्या होता है? 2 चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे कि M1 एवं M2 प्रबलता वाले 2 ध्रुव जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है? 1/4πμ M1 × M2/r² होता है, जहाँ म्यू जो होता है ध्रुवों के बीच के माध्यम की चुंबकशीलता होता है। ओके, यहाँ पे आगे बढ़िएगा, कहा गया है विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। यह फोटोन नामक कण के माध्यम से कार्य करता है। यह चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 ओके 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। किसी रस्सी में तनाव यानी टेंशन, 2 गतिमान सतह के मध्य घर्षण यानी फ्रिक्शन, संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य संपर्क बल, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन आदि सभी जो है विद्युत चुंबकीय बल है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे इसमें दुर्लभ बल क्या होता है? वीक फोर्स, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉन के रूप में विघटित के फलस्वरूप निकलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, कहा गया है इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन के बीच पारस्परिक क्रिया
क्षीण बलों के माध्यम से ही होता है। यह बल, यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे है, ये बल दुर्लभ या क्षीण इसलिए कहलाते हैं कि इनका परिमाण प्रबल बल का 10⁻13 गुना अर्थात बहुत कम में होता है और इनके द्वारा संचालित क्षय प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती है। ऐसा समझा जाता है कि ये जो है डब्ल्यू बोसॉन नामक कण के आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज द्वारा अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह अत्यंत ही लघु पराश्र बल है। इसका परास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है, अतः इसका प्रभाव इन कणों के अंदर तक सीमित रहता है। ओके, अब प्रबल बल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स। नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। इससे ही प्रबल बल कहते हैं। इस बल का आकर्षण प्रभाव वैद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही अधिक होता है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह बल अति लघु परास है। इसका परास 10⁻−15 देखिएगा यहाँ पे 10⁻−15 मीटर के कोटि का होता है, अर्थात दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इससे अधिक होगी तो यह बल नगण्य होगा। ऐसा माना जाता है कि प्रबल बल दो क्वार्कों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होता है। ओके, आगे बढ़िए। बल का आवेग एंड इम्पल्स ऑफ ए फोर्स कहा गया है जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। हम लोग पहले भी इसको डिस्कस किए हुए हैं कि जो बल कम समय अंतराल में जो फोर्स लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आवेग कहते हैं। वही आवेग बड़ा बल गुने समय अंतराल बराबर में क्या होता है? संवेग में परिवर्तन होता है। ओके, तो इसे भी आगे हम इससे पहले हम लोग इसे देख चुके हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल तो इस पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं संतुलित बल क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हो और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वो पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाता है। क्या होता है इसे थोड़ा समझिए। असंतुलित बल होता क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। ओके, देखिए संतुलित असंतुलित थोड़ा समझ लीजिए। मान चलिए कि ये आपका क्या होता है? तराजूल का डंडी है, ठीक है ना। ये तराजूल है ना जी, यहाँ पे डंडी है। दोनों अगर बराबर स्थिति में है, जैसे कि बराबर में है ना। आप लोग भी तराजू को देखे होंगे कि पहले उसको कुछ भी वजन करने से पहले उसको बराबर किया जाता है कि देखते हैं कि कहीं पे डंडल ज़्यादा नहीं है, कहीं कम नहीं है। वही जो होता है ना ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे ना थोड़ा सा नीचे हो जाता है, यहाँ पे इसका ये रहता है तराजूल का, इसका ये प्लेट यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? अनबैलेंस्ड में रहता है ना जी। अनबैलेंस्ड मतलब करने का मतलब कि इसका एक तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, एक तरफ ऊपर आता है, नीचे रहता है। ये अनबैलेंस्ड है। वही जो है आपका, और दोनों का झुकाव सेम है तो ये क्या होता है? बैलेंस्ड में कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है मैंने आपको दिया हूँ, ओके, जिससे आप समझ सके। घर्षण बल क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। मान लो चले कि घर्षण बल होता क्या है? आप मान कहीं पे काई लगा हुआ है, ठीक है ना। काई समझते हैं ना, जैसे शैवाल ना होता है, शैवाल छोटा छोटा ग्रीन कलर का होता है ना। जो काई लगा हुआ है वहाँ पे आप जाइएगा चप्पल पहन के, ठीक है ना। आपका ये घर्षण बल क्या करेगा? उसमें घर्षण तो है नहीं, तो आप आगे तरफ जा कर के पीछे लिएगा, है ना। और ये जो बल लगेगा आपको क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ लगेगा और आप आगे तरफ गिरिएगा, है ना। यही होता है आपका घर्षण बल। अब देखिए घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल, सर्पिल घर्षण बल और लोटनिक घर्षण होता है। ओके, अब देखिएगा स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि
वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका परिणाम लगाए गए बल के बराबर तथा बल के दिशा के विपरीत होता है। ओके, नेक्स्ट। अब सर्पी घर्षण क्या होता है कि स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है जैसे कि लुढ़कती है, ना समझे, स्लाइड कर रहा है, ना होता है स्लाइड कर रहा है, सरकती है, रखने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। ओके, एक होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण कहलाता है। ओके, कुछ उदाहरण इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरे जो कहा गया, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा 3 नंबर, कहा गया है घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट तथा बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं जो सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। ओके, नेक्स्ट आपका 4, कहा गया है ठोस ठोस सतहों के मध्य लगने घर्षण अधिक होता है, द्रव सतहों के मध्य उससे कम होता है, और ठोस और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम होता है। ओके, इसका लाभ क्या है घर्षण का, देखिएगा। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। ओके, घर्षण बल नहीं रहेगा तो मनुष्य सीधा भी ना रह पाएगा और ना ही चल पाएगा, क्योंकि वो चलेगा और गिर जाएगा, है ना। देखिएगा, घर्षण बल न होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं, है ना। ये तो आप लोग देखे भी होंगे। तीसरा जो कहा गया है, यदि सड़क पर घर्षण न हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक सड़क पर चल रहे हैं जो उस पर रोड बना हुआ है, उस पर आप चल रहे हैं मोटरसाइकिल से, तब उस पर तो इजीली जा रहा है। मान चले कि यहाँ पर रोड नहीं है, हाँ, ऐसे ही जैसे बोला जाता है एक पेड़िया रास्ता है ना, माने कि मिट्टी का रास्ता है, ऐसे ही वहाँ पर चलिएगा तो क्या होगा, वर्षा का दिन है तो क्या होगा, वहाँ पर चक्कर फिसलन करेगा, आप लोग उतना चल नहीं पाएगा, वहाँ पर गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी, है ना। वही बात है। एक और है, देखिएगा 3 नंबर, यदि पट्टे तथा पुल्ली के बीच घर्षण न हो तो पट्टा मोटर के पहिए से नहीं घुमा पाएगा। मान चले कि आप लोग मशीन देखे हो, मान चले कि आटा चक्की की मशीन होता है ना, एक तरफ यहाँ पे बड़ा सा है, उधर छोटा यहाँ पट्टा लगा रहता है। आप लोग देखे भी होंगे जब गेहूँ पिसाने के लिए जाते होंगे, है ना जी। ये जो पट्टा है ना, ये घर्षण बल के कारण ही इसको चल पाता है। अगर इसमें घर्षण ना हो ना, ठीक है, ये पट्टा चल ही नहीं पाएगा, ये फिसलन करने लगेगा। ठीक है, ये पट्टा चलेगा नहीं, आपका गेहूँ पिसाएगा नहीं और रोटी बनेगा नहीं, ठीक है ना। अब इसका हानि कुछ भी है, हानि भी है। देखिएगा, मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट अधिक होता है, ठीक है ना। दूसरा जो कहा गया, मशीनों के ऊर्जा के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और मशीन की क्षति पहुँचती है। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब केंद्रीय बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिएगा, कहा गया है जब कोई पिंड एक समान चाल भी से त्रिज्या आर के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस पर अब केंद्रीय त्वरण लगता है। ओके, जिसका परिणाम v² बाई आर होता है, परंतु त्वरण की दिशा लगातार बदलती रहती है। त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ओके, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए त्वरण की दिशा में ही बल लगाया जाता है। ओके, लगाया जाता है। देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे नहीं घूम पाएगा। ओके, वृत्ताकार मार्ग पे नहीं, देखिए क्या नहीं चल सकती। यदि m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर कर्णीय वृत्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि अब केंद्रीय बल माने कि अब केंद्रीय बल F बराबर क्या होगा, mv² बार r होगा। यही वह बल है जो पिंड को वृत्त की परिधि पर बनाए रखने का प्रयास करता है तथा उसे वृत्तीय गति के लिए बाध्य करता है। ओके,
यहाँ पे देखिएगा। आगे बढ़िए, इसे कुछ उदाहरण इसे भी देख लीजिए आप लोग, है ना। ये उदाहरण देखिए, कहा गया है जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर, मैं डोरी है यहाँ पे, पत्थर का टुकड़ा हम बांधकर, है ना, बांधकर घुमाते हैं तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है, ठीक है। अर्थात डोरी का निरंतर अंदर की ओर एक बल यानी कि एफ लगाना पड़ता है। यह बल डोरी में उत्पन्न तनाव है जो पत्थर के टुकड़े को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करता है। डोरी के सिरे को हाथ से क्या होता है, छोड़ देने पर डोरी के दूसरे सिरे पर बंधा पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय मार्ग को छोड़कर वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन की अनुदिश भाग जाता है। इसका कारण यह है कि डोरी के सिरों को हाथ से छोड़ने पर डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है। ओके, अर्थात वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने वाला अपकेंद्री बल समाप्त हो जाता है, जिसके कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गमन करने लगता है। ओके, देखिएगा इसका आगे क्या है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अपकेंद्री बल का प्रदान करता है। ओके, तीसरा जो कहा गया है, किसी मोड़ पर रेल या कार को मुड़ते समय पहिए व सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे कोई मोड़ आया, रोड चलते होंगे आप, है ना, रोड चल रहा है, मतलब कि यहाँ से कोई मुड़ान आया, है ना। अब मुड़ान आया तो क्या हो जाएगा, आप लोग जाइए गाड़ी को ऐसे मुड़िएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये अब केंद्रीय बल प्रदान नहीं किया, अब स्पीड में ज़्यादा है, आप लोग उतना जो अब केंद्रीय बल प्रदान नहीं किया कर पाए तो क्या हो जाएगा, आप सीधे इधर निकल जाइएगा और क्या होगा, आपको चोट वोट जो हो लगेगा। वही बात इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आपका देखिएगा 4 नंबर कहा गया, कीचड़ पर तेज़ी से चलती साइकिल स्कूटर के पहिए द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय यानी टेंजेंट दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि इनके पहियों पर मड गार्ड लगाए जाते हैं। पाँचवा का इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना भी किसका अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। अपकेंद्री क्या है देखिएगा, अभिकेंद्री बल, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है ना जी। चलिए अब जो हो जाएगा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया क्या होता है, इसको देखिए। आगे प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ठीक है। यह क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। ओके, थोड़ा मैं इसको पढ़ लूँ, वस्तु पर कार्य करती है, अतः वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल की भी प्रतिक्रिया होती है। ओके, देखिए लुसेंट जो है ना, इसको जब हम पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और आपसे खुद से अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है यहाँ पे पढ़िए, बिल्कुल पढ़ा जाएगा, है ना। देखिएगा अब जो कहा गया है यहाँ पे, जब हम पत्थर को डोरी से बांधकर वृत्तीय पथ में घुमाते हैं, ठीक है, जैसे पत्थर है इसको हम डोरी से बांधकर वृत्तीय पथ में घुमाते हैं तो हमारा हाथ डोरी के तनाव द्वारा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल लगाता है। ओके, हमारा जो हाथ है, मान लीजिए हाथ है, वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल लगाता है, क्योंकि पत्थर हमारे हाथ पर बाहर की ओर प्रतिक्रिया लगाता है, जो ना पत्थर जो है ये बाहर की ओर लगाता है, हमारा हाथ जो है अंदर की ओर प्रतिक्रिया पर लगा रहा है, ठीक है ना। यही बात इसमें कहा गया है। दूसरा जो कहा गया, मौत के कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगता है। ओके, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार बाहर की ओर कार्य करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा एक बात क्या है नोट में, कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह दिया जाता है, जो कि गलत है। ओके, अब आइए आगे क्या है, देखिए अपकेंद्री बल हम लोग पढ़ते हैं। अपकेंद्री बल का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, देखिए अजरत्वीय फ्रेम यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी पड़ती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। यह बल छद्म बल या अजरत्वीय बल कहलाते हैं। ओके, बल कहते हैं अपकेंद्री बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल का बल है चूँकि घूमते निकाय में त्वरण होता है। ओके, इसलिए इस प्रकार के बल का अनुभव होता है। इस बल
की दिशा अपकेंद्री बल के विपरीत होती है। इस प्रकार वृत्तीय पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल को लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल बोलते हैं। ओके, ये केंद्र है, इसके बाहर की तरफ जो बल लगा है इसे हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ उदाहरण को देख लीजिए। मोड़ पर कार, देखिए यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर मुड़ जाए तो व्यक्ति को बाईं ओर झटका लगता है। इससे व्यक्ति अपनी बाईं ओर एक बल लगा अनुभव करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता यह है कि कार तथा व्यक्ति को दाईं ओर घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल चाहिए। ओके, बल चाहिए। कार तो यह अपकेंद्री बल सड़क एवं पहियों के बीच के घर्षण से प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति को यह नहीं प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति जड़त्व के कारण अपनी पूर्ववत सीधी दिशा में गति करने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए कार के मुड़ते ही वह विपरीत दिशा में झटका खाकर ऐसा अनुभव करता है, जैसे कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो। यही अपकेंद्री बल है। ओके, अब यहाँ देखिएगा, कहा गया चक्रीय झूले यानी कि मेरी गो राउंड में बैठे व्यक्ति का चक्र की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। दूसरा अपकेंद्रित यानी कि सेंट्रीफ्यूग, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हल्के और भारी कोनों की पृथक किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए उसके कुछ उदाहरण है अपकेंद्री बल का। क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्री शोधक या अपकेंद्री पंप जो होता है, ये इसका उदाहरण है। ओके, अब इसका बल आघूर्ण समझिए क्या होता है। बल आघूर्ण जो होता है, बल द्वारा एक पिन को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर जो होता है बल गुने बल बाहु होता है। ओके, बल बाहु होता है, यानी बल को अक्ष के अधिक दूरी पर लगाया जाए तो उसका बल आघूर्ण अधिक होगा। यह आघूर्ण एक सदिश होता है, इसका यह मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण को उदाहरण से समझा जा सकता है। देखिएगा यहाँ पे उदाहरण क्या है, मैं सिंपल बताता हूँ। आप लोग दरवाज़ा देखे होंगे, है ना, दरवाज़ा सभी घर में है ही। यहाँ से मतलब कि ये कब्जा लगा हुआ है ना, कब्जा यहाँ पे लगा हुआ। और जो हत्था जो होता है, जो खोलने के लिए हत्था जो होता है, ठीक है, ये जो दरवाज़ा जो कब्जा है इससे दूर लगाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे हत्था लगाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको खोलने के लिए, जो दरवाज़ा जो बाहर खोलने के लिए। और वही हत्था मान चले कि हम वहाँ ना लगा कर यहाँ पे लगा दें तो क्या होगा, हमको ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी, कभी कभी होगा तो खोलेगा भी नहीं, ज़्यादा अगर वजनी है तो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना दूरी पर ये रहेगा ना उतना हमको खोलने में आसानी होगी। मान लीजिए कि हम लास्ट पोजीशन पे इसको दे दिए तो खोलने में और इजी रहेगा। वही बात इसमें ये बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, माना ABCD, देखिएगा थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। माना कि ABCD एक दरवाज़ा है, ठीक है, ABCD एक दरवाज़ा है जिसके XY स्थान पर कब्जा लगा हुआ है ना, XY पे कब्जा लगा हुआ है। हिंज दरवाजे पर एक बल P बिंदु पर लगते हैं, है ना, P बिंदु पर यहाँ पे बल लग रहा है जो कि D दूरी पर है, इसलिए बल आघूर्ण PD होगा। बल आघूर्ण क्या होगा, PD होगा। यहाँ पे जो है ये जो आपका PD, यदि हम बल को अब P के बदले Q पर ले जाए, जो पहले P पे था अब यहाँ पे Q पे चल गया, XY D दूरी पर क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, QD होगा। एक ही बल के लिए देखें यहाँ पे, बल के लंबिक दूरी बढ़ जाने से बल आघूर्ण का मान बदल जाता है, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति बदल जाती है। समान बल के लिए कब्जे से जितना अधिक दूरी पर बल लगाएंगे बल आघूर्ण उतना ही ज़्यादा, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। यही कारण है कि घर के दरवाजे हत्था नहीं होता ना, कब्जे से दूर लगाया जाता है। जो हमने बताया था वही बात इसमें देखा गया है ना जी। देखिएगा अब जो है आगे क्या है, और भी कुछ उसका उदाहरण है कि घरों में गेहूँ पीसने का जाता होता है। आप लोग देख रहे हो पुराना पहले के ज़माने में जो जाता होता था, जो एक नीचे चक्की होता था, बीच में ये जो एक डंडा होता था ना जी, नीचे से एक चक्की होता था और घुमाने के लिए एक ये हत्था होता था ना। अब हत्था को इसको दूर लगाया जाता है, मान लीजिए कि ये चक्की है और हत्था को हम इसी चक्की में लगा देते, बल तो बहुत हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, और गेहूँ पिसाएगा भी नहीं। पहले इसमें गेहूँ और भी बहुत चीज़ इसमें जाता है पिसाया, जो गांव से हम लोग जानते होंगे कि जाता क्या होता है ना। तो इसको ऐसे करके इसको हम लोग जो चलाने वाले होती थी लेडीज थे करके पीसती थी, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे
ताकि घुमाने के लिए कम जोर लगाना पड़े। तो ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, एक और बात है यहाँ पे देखिए, कुम्हार के चाक। आप लोग कुम्हार के देखे हैं, जो खापरा हो गया, चाहे कोई बर्तन जो होता है ना, हाथी वगैरह ये सब बनाते हैं कुम्हार, तो देखे होंगे आप लोग, उसका चाक होता है ना, चाक। उसको जब देखिएगा ना, चाक घुमाने के लिए नीचे में लगा रहता है, नीचे से ये स्टैंड रहता है नीचे से, ठीक ना। इसको मत समझ लगे, नीचे से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बीच में एक होल रहता है नीचे की तरफ, उसमें कुछ उसका नीचे से लकड़ी रहता है ना, डंडा, उस पर स्टैंड रहता है। और यहाँ पे जो उसका घुमाने के लिए गोल छेदा होता है, ठीक ना, इसको चक्का का घुमाने के लिए उसमें एक डंडा फंसा करके इसको गोल 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 घुमाया जाता है, ठीक है ना। ये घूमने लगता है, फिर इसमें यहाँ पे मिट्टी रख करके और अपना जो भी बनाना, खपड़ा बनाना है, जो दिया बनाना है, अदर कोई भी सामान बनाना है तो बनाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो डंडा घुमाने वाला है, ये लास्ट पोजीशन में ही क्यों दिया गया है पता है? कि घुमाने के लिए हमको बल कम लगे, जो चक्का को घुमाने के लिए कम बल की आवश्यकता हो और ये तेज़ी में घूम जाए। वही हम ये जो आपका, हम कलर चेंज कर लो, ये जो है, जो छेदा यहाँ ना दे करके जो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे दे देता, तो क्या होता है, चक्का घूम भी नहीं पाता, और घूमवा करता थोड़ा सा घूमता फिर होती है, रुक जाता है ना। यही बात है, तो समझ गए। तीसरा जो है, पानी निकालने वाला हैंड पंप का हत्था लंबा होता है। ये तो आप लोग देखे भी होंगे, जो एक कॉल है, मान लीजिए कि ये कॉल है ना, ये कॉल है आपका, जो हत्था होता है ये लंबा बनाया जाता है। अब मान लीजिए कि हत्था इतना लंबा ना होकर के इतना ही छोटा रहता है, मैं टूट गया यहाँ से, ये छोटा होता था, क्या आप चला पाते? चल वो करता तो क्या होता, बहुत ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होता, और यहाँ पे ये पानी ही नहीं होता। तो यही बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या कहा है कि बल आघूर्ण क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या होता है। संतुलन की स्थिति में 12वां वर्त, देखिएगा यहाँ पर 12वां वर्त यानी कि क्या होता है, लेफ्ट साइड ना होता है आघूर्ण का योग, दक्षिणावर्त यानी कि राइट साइड आघूर्ण के योग के बराबर होता है। ओके। बल योग में क्या होता है, किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाला समांतर बलों को बल युग्म कहते हैं। ओके। अब यहाँ पे समझिएगा कि बल युग्म बराबर जो होता है, बल गुने बल भुजा होता है। ओके। इसका SI मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ओके। तो आगे इसको उदाहरण पढ़ लीजिए कि पानी का नल खोलना, पेन तथा दावत का ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना, और चाबी वाली गाड़ी को चाबी देना, और ताला को चाबी देना, ये बल आघूर्ण का आपका ये उदाहरण है। हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, सिंपल मशीन है कि सरल मशीन क्या होता है। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर किसी बिंदु पर रखे हुए एक भार को उठाया जा सकता है, जैसे उत्तोलक, लीवर, घिरनी, अनस्तल, स्क्रू जैक आदि सरल मशीन के उदाहरण है। ओके। ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा आप लोग। देखिए, मशीन द्वारा यद्यपि कम बल लगाकर भार उठाया जा सकता है, परंतु निवेशित ऊर्जा यानी कि इनपुट एनर्जी सदैव निर्गत ऊर्जा यानी कि आउटपुट एनर्जी से अधिक होती है, क्योंकि ऊर्जा का उच्च अंश घर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाता है। अतः मशीन की दक्षता यानी कि इफिशियंसी जो होता है 100% से कम होती है। ओके। अब यहाँ पे जो है मशीन की दक्षता निकालने की, मशीन द्वारा किया गया कार्य बटाए मशीन को दी गई ऊर्जा गुने 100। ओके। अतः केवल आदर्श मशीन की दक्षता ही 100% हो सकती है, बाकी जो संभव भी नहीं है कि कोई भी मशीन की दक्षता जो है इफिशियंसी 100% हो जाए। कुछ ना कुछ ऊर्जा जो होगा जो अंदर में वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ नष्ट होगा ही, ठीक है। इसलिए कोई भी मशीन की दक्षता जो है 100% नहीं हो सकती। ओके। नेक्स्ट देखिए, उत्तोलक के बारे में कहा गया है। लीवर, यह कई सरल मशीन है, जैसे कि मशीन है, जैसे देखिएगा चिमटा हो गया, सौता हो गया, कैंची हो गया। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पर घूम जाती है, उससे क्या बोलते हैं, उत्तोलक घूम सकती है, इसे क्या बोलते हैं, उत्तोलक में आलंब, आयास एवं भार नामक 3 मुख्य बिंदु होता है। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन भर भर के आता है रेलवे के एग्जाम में। देखिएगा यहाँ पे आलम्ब क्या होता है, फलक्रम, जिस निश्चित, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। ओके। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उससे क्या होता है, आलम्ब बोलते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पे जो तराजू को हम लोग भार लेते हैं, ठीक है ना। तराजू क्या है, बीच में जो तराजू नहीं, हाँ तराजू ले लीजिए, तराजू का यहाँ पे डंडी लगा होता है ना, हाँ उठाने के लिए लगा होता है ना, इसको ये तराजू इसके चारों ओर घूम सकता है ना जी,
इसको हम ऐसे घुमाएंगे, इसको हटाएंगे तो इसको घूम जाएगा, है ना। वही बात कहा गया है यहाँ पे। देखिएगा आयास क्या होता है, देखिए आयास यानी प्रयास। ओके, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसका क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं। भार क्या होता है, लोड। उत्तोलक ये द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। अब आइए आगे समझते हैं उत्तोलक के सिद्धांत है कि तीव्र ऑफ लीवर आयास एवं आयास भुजा का गुणनफल जो होगा भार एवं भार भुजा के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात आयास गुने आयास भुजा बराबर भार गुने भार भुजा होगा। ओके, अब थोड़ा यहाँ पे देखिएगा उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है। उत्तोलक के उत्तोलक के द्वारा उठाए गए भार तथा उस पर लगाए गए आयास के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। यांत्रिक लाभ कुछ है क्या होगा, तो भार बटा में आयास होगा। ओके, इसे सिंपल याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अलम्ब आयास तथा भार की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति के कारण उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। ओके, यहाँ पे उत्तोलक जो देखिए यही बात का हम कराते हैं, यहाँ पे एफ है। अब देखिए उत्तोलक 3 प्रकार का है ना, एफ एल ई। प्रथम उत्तोलक में जो होगा फलक्रम जो होगा बीच में होगा, दूसरा में जो होगा लोड यानी कि भार जो होगा बीच में होगा, ये मैं बीच का बता रहा हूँ। तीसरा में होगा एफर्ट यानी कि जो प्रयास करिएगा वो बीच में होगा। ये मैं एफ एल ई इसलिए लिखा है, ये बीच में होगा, बाकी कोई भी कहीं भी हो ये एफ एल ई बीच में होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें एफ बीच में है ना जी, बाकी ए और बी तो छोड़िए, यानी कि इधर एफर्ट होगा इधर लोड होगा, मगर एफ तो बीच में है ना। आगे देखिएगा जो नेक्स्ट होगा सेकंड श्रेणी में ऊपर एफ एल जो होगा बीच में होगा, तृतीय में देखिएगा तो ई जो होगा बीच में होगा एफर्ट। ओके, वही बात है। देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, इस श्रेणी के उत्तोलक में अलम्ब यानी कि एफ आयास एवं भार के बीच में होता है। ओके, इसका जो यांत्रिक लाभ होता है आयास भुजा बटा में भार भुजा होता है। ओके, इसका कुछ उदाहरण समझ लीजिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के। ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी यहाँ पे समझिए। इसका उदाहरण क्या होता है, कैंची हो जाता है, प्लास हो जाता है, सिरासी उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, तराजू डंडी तराजू होता है, उसका प्रथम श्रेणी के उदाहरण है। ओके, ये सब आपका रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये सब आप लोग जरूर याद कर रखिएगा, है ना। अब कैंची में भी देखिएगा, मान लीजिए कैंची ये है ना, मैं इसी छोटा सा फिगर बनाता हूँ, कैंची बनाना आता नहीं है ना। ये कैंची है। अब कैंची में देखें बीच में जो होता है ना आपका क्या होता है, फलक्रम होता है, जो बीच से ये घूमता है, यहाँ से कैंची घूमता है, आप लोग कटिंग करते हैं ना। अब क्या चाहिए, पिलास। पिलास में भी तो इसी ना होता है, जैसे कि देखिएगा ये पिलास हो जाएगा, तो पिलास में भी जो होता है यहाँ से अब घूमने वाला होता है, बाकी आपका यहाँ से आप इसको दबाते हैं तो यहाँ से काम करता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ से लोड दिए, यहाँ से वर्क किया, है ना, बाकी वही है। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देखिएगा यहाँ पे, है ना, हमने क्या बोला था कि एफ एल ई बीच में होगा, यहाँ है ना, एल है ना बीच में, है ना। अब देखिए द्वितीय श्रेणी को, इस श्रेणी के उत्तोलक में अलम्ब यानी कि एफ तथा आयास यानी कि ई के बीच में क्या होता है, एल होता है, तथा उत्तोलक द्वारा संपन्न किए जाने वाला कार्य अलम्ब यानी एफ एवं आयास ई के बीच में होगा। ओके, सिर्फ ये इतना याद रखिए, एफ एल ई प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी ये बीच में होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसका जो यांत्रिक लाभ क्या होगा, आयास भुजा बटा में भार भुजा होगा। ओके, नेक्स्ट इसको थोड़ा ध्यान रखिए, इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, क्योंकि ए एफ बड़ा होगा बी एक्स। ए एफ मतलब देखिएगा ये बड़ी जो होता है ए एफ कहाँ पे हो गया, देखिए ए एफ जो है ना बड़ा है ना, बी एक्स, बी इतना है और एफ पूरा हो जाएगा, एफ बड़ा होगा बी एक्स से, ये यांत्रिक एक से अधिक होगा। इसका जो कुछ उदाहरण है सेकंड का, जैसे कि सरौता हो गया, निम्न चुराने की मशीन हो गया, मशीन हो गया है ना, तंबाकू काटने का मशीन होता है ना, तो ये सब उसका उदाहरण हो गया। द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी को उत्तोलक देखिएगा ई बीच में है ना, एफ एल ई, मैंने क्या बोला था, एफ एल ई बीच में होगा, तृतीय श्रेणी में ई बीच में है ना, कि फर्स्ट बीच में। कहने का मतलब कि देखिएगा कि इस श्रेणी के उत्तोलक में अलम्ब यानी कि एफ भार यानी कि एल के बीच में ई होता है, आयास होता है। इसका भी तो यांत्रिक लाभ वही होगा, आयास भुजा बटा में भार भुजा होगा। ओके, इसका जो होगा ना यांत्रिक लाभ एक से कम होगा, क्योंकि ए एफ छोटा होगा बी एफ से। देखिएगा यहाँ पे ए एफ है ना, ये कहाँ पे है, देखिए ए एफ छोटा है क्या बी एफ, तो यांत्रिक लाभ क्या एक से कम हो जाएगा। प्रथम श्रेणी में भी देख लीजिएगा यहाँ पे यांत्रिक लाभ इसका
इसका यांत्रिक लाभ है ना दिया हुआ इसका। चलिए इसका देखिए कुछ उदाहरण इसका है। चिमटा का मनुष्य का हाथ हो गया। अब देखिए गुरुत्व केंद्र क्या होता है? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र उस वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार होता है, वस्तु चाहे कहीं भी रखा जाए। ओके, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। इधर आइए, देखिए गुरुत्व केंद्र के देखिए अस्थायी संतुलन क्या होता है? यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो वस्तु पुनः अपनी संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो कहा जाता है कि वस्तु संतुलन में है। इसको थोड़ा पढ़े तो फिर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँगा, ठीक है ना। अस्थायी संतुलन क्या होता है? यदि किसी वस्तु को संतुलन अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो क्या होता है? वो असंतुलन कहा जाता है। अब देखिएगा थोड़ा इसको आप समझ लीजिए, यहीं पे संतुलन क्या होता है उसको मैं जैसे कि क्या एग्जाम्पल लेके आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये स्प्रिंग लीजिए, ठीक है। हम इसको दबाएं, ठीक है, दबा दिए और दबा दिए तो छोटा हो गया, ठीक है। दबा दिए तो मतलब कितना छोटा पे आ गया। इसको छोड़ेंगे तो फिर अपना संतुलन का अवस्था में कितना पे आ जाएगा। यही होता है संतुलन। असंतुलन क्या हो जाएगा? जैसे कि आप मान लीजिए कुछ और क्या मानिएगा, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मानिए कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मान चल गई है, इसको मान चले कि हम दबाए, ये दबा फिर दबले रह गया, मतलब कि ये इतना बड़ा है, इसको दबा दिए तो इतना छोटा हो गया, ये दब गया, ये फिर अपना स्थिति पुनः प्राप्त नहीं कर पाया, तो ये हो जाए असंतुलन हो जाएगा, है ना। और उदासीन क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि किसी वस्तु को उनकी संतुलन स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में ना आने का प्रयास करें, कि ये जो है ना अपना पूर्ण अवस्था आने का प्रयास ही ना करे, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग कि वो उदासीन है, ये कुछ भी नहीं किया ना, संतुलन में आने का प्रयास करना, असंतुलन में ये उदासीन है, ना कुछ आने का प्रयास किया, वही आपका क्या हो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब तो मैं बता दें। अब यहाँ से जो होगा कल आपका जो चलेगा ना क्या होगा, कार्य शक्ति और ऊर्जा का ये चैप्टर पर से चलेगा। तो दोस्तों आशा करते हो आपको जो मैंने बताया आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये जो आपका सेशन चल रहा है बिल्कुल टू द पॉइंट पे है, ठीक है। इसे आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपके लिए तो इसे खूब प्यार दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।